पर्यावरण ईवीएस की क्लास रहेगी, क्लास नंबर 14 रहेगी, 14वीं क्लास है। इसके पहले हम 13 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। सारी क्लासेज का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो प्लेलिस्ट ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी जोरदार करिए, क्योंकि टीटी एग्जाम को फतेह करना है तो तैयारी बेहतरीन होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा मानव निर्मित संसाधन एवं उसके क्रियाकलापों का प्रभाव, प्रीवियस बेस्ड टॉप 50 एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज का, महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, और अंत में सभी को बताना है 50 में से आप लोगों को क्या स्कोर रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सभी ब्रदर सिस्टर टीचर्स सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। पहला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर है। शहरीकरण का पर्यावरण सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? जनसंख्या में कमी, जैव विविधता का विनाश, शुद्ध हवा या वनों का विस्तार। अगर आपको पता है आप लोग बेहतरीन कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। प्रत्येक ब्रदर सिस्टर टीचर जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम फतेह करना। तो शहरीकरण का पर्यावरण पर सबसे गंभीर प्रभाव जो देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं जैव विविधता का विनाश देखने को मिलता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो आप लोग बेफिक्र होकर कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। आपका प्रत्येक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जयस्वाल सर अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को प्रणाम और नमस्कार करते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य रूप से उत्तरदायी कौन सी गैस है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। और आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस, ये दो ऐसे टॉपिक जहां से एक नंबर का एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य रूप से जो उत्तरदायी होती है वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 गैस होती है। यह मानव गतिविधि जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, तेल गैस को जलाने, वनों की कटाई के कारण सबसे ज्यादा उत्सर्जित होती है। और इसके अलावा मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैसों के लिए है, लेकिन सबसे जो प्रमुख है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। अन्य गैसें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिएगा, बड़े बांधों के निर्माण से स्थानीय समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ता है? मान लीजिए आपके इलाकों में बड़े बांध का निर्माण किया जा रहा है, तो आपका जो इलाका है, आपका जो गांव है, शहर है, समुदाय, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आर्थिक समृद्धि, विस्थापन और बेघर होना, मनोरंजन के साधन है, जनसंख्या वृद्धि। क्या प्रभाव पड़ सकता है? खुद सोचिए, माइंड की मेमोरी पर जोर डालिए और कमेंट कीजिए। तो बड़े बांधों के निर्माण से स्थायी समुदायों पर क्या प्रभाव पड़ता है? इससे प्रभाव यह पड़ता है कि विस्थापन और बेघर हो जाते हैं, क्योंकि बड़े बांध के निर्माण से मुख्य रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें व्यापक विस्थापन, उपजाऊ भूमि का डूबना होता है, आजीविका का नुकसान हो जाता है, सांस्कृतिक विरासत का विनाश भी होता है। यद्यपि ये परियोजनाएं जो भी होती हैं सिंचाई और बिजली जैसे विकास का अवसर लाती हैं, लेकिन विस्थापित लोगों को अक्सर पुनर्वास और पर्याप्त मुआवजे की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योंकि बांध के निर्माण से जल वृद्धि होगी, जल स्तर तो अच्छा होता है, लेकिन वहां के इलाकों के लिए थोड़ा सा ये चीजें नुकसानदायक होती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना है कि क्वेश्चन का सार क्या है, क्वेश्चन पूछा कैसे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमें सही और करेक्ट आंसर देना है। पॉलीथीन और प्लास्टिक किस प्रकार के अपशिष्ट हैं? जैव निम्नीकरण, जैव अनिम्नीकरण, प्राकृतिक या इनमें से कोई नहीं। सभी बताइएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत कर रहे हैं। पॉलीथीन, प्लास्टिक की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यह जैव अनिम्नीकरण हो जाता है या अजैव हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे। जैव अनिम्नीकरण कहला जाएगा। ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं जैसे सूक्ष्म जीव द्वारा आसानी से जल्द नहीं टूटती, इसलिए पर्यावरण के सदियों बने रहते हैं। तो नॉन बायो डिग्रेडेबल की बात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, ओजोन परत में छेद होने का मुख्य कारण कौन सा रसायन है? मीथेन, CFC, कार्बन मोनोऑक्साइड या सल्फर। सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, ओजोन परत में छेद होने का मुख्य कारण कौन सा रसायन है? आपने सुना कि ओजोन परत में छिद्र हो गया, छिद्र हो गया। भैया छिद्र तो हो गया, लेकिन वो रसायन का नाम तो बताइए। तो ओजोन लेयर में जो छिद्र होने का मुख्य रसायन है वह हमारा CFC होता है। CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैसें मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर,
एरोसोल जो स्प्रे होता है, फोम उद्योग में इस्तेमाल होती है। जब CFC वायुमंडल में ऊपर उठता है तो पराबैंगनी किरणों के कारण इसे क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणु निकलते हैं जो ओजोन अणु मतलब O3, ओजोन अणु का फार्मूला O3 होता है, तो O3 को तोड़कर परत को नष्ट कर देता है। एक हैलोन भी होता है, हैलोन्स भी है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी है और मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी है। किसके लिए? ओजोन परत के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा CFC इज द राइट आंसर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा के बारे में एग्जाम में प्रश्न आए तो आपको पता होना चाहिए कि यह मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होती है, जो अम्लीय वर्षा होती है। आपको अगर प्रश्न आ जाए सतत विकास के बारे में पूछा जाए तो भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान जरूरतों को पूरा करना ही सतत विकास कहलाता है। यानी पहले प्रेजेंट में देखा जाए, भविष्य में नहीं देखा जाए। ग्रीन मफलर से प्रश्न आए तो सड़क के किनारे पेड़ लगाकर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की तकनीक, नॉइज पोल्यूशन को कम करने की तकनीक को ग्रीन मफलर कहते हैं। ई कचरा, ई वेस्ट क्या है? क्या आपने कभी सोचा है, समझा है, ये जाना है, सुना है? खराब मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से निकलने वाला कचरे को हम ई कचरा बोलते हैं, ई वेस्ट बोलते हैं। कर एग्जाम में आया कि अर्बन हीट आइलैंड क्या है? तो कंक्रीट की अधिकता के कारण शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक होना, यह कहलाता है अर्बन हीट आइलैंड। क्या होता है? क्योंकि कंक्रीट इसमें अधिकता होती, मिट्टी की कमी होती, इसलिए तापमान में वृद्धि भी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से द्वितीयक प्रदूषक का उदाहरण है सेकेंडरी पॉल्यूशन। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट का उदाहरण जो होता है वो हमारा कहलाता है ओजोन, धरातली ओजोन। ओजोन स्मॉग, पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जिसे हम पैन के नाम से जानते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं बल्कि प्राथमिक उत्सूजक जैसे Na और SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसके द्वारा वायुमंडल में सूर्य से प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया कर इन्हें बनाते। तो ओजोन इज द, यहाँ पे ओजोन धरातली ओजोन के बारे में बात कर रहे हैं। आइए बात कर रहे हैं अगले प्रश्न की। पारा युक्त औद्योगिक कचरे को पानी में छोड़ने से कौन सी बीमारी होती? पारा मरकरी युक्त जो औद्योगिक कचरा होगा उसको पानी में अगर छोड़ दिया जाए तो कौन सी बीमारी होती? वो बीमारी होती मिनी माता। गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है, यह मिथाइल मरकरी विषाक्तता का कारण बनता है जिससे तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क, गुर्दा, फेफड़ा, आंखों की स्थायी नुकसान हो सकता है। साथ ही शरीर में कपकपी, लकवा और मृत्यु भी हो सकती है। तो मरकरी और पारा औद्योगिक कचरे की बात करते हैं, मिनी माता। आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। पार्थेनियम, गाजर घास जिसे मानव ने अनजाने में आयात किया, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव डालती? जो गाजर घास पार्थेनियम हमारे भारत में आई है वह अनजाने में आ गई है, अनजाने में आयात हो गया। ये स्वास्थ्य पर किस पर प्रभाव डालती है? तो ये जब सबसे ज्यादा स्वास्थ्य चर्म रोग और एलर्जी पर डालती है। ये अमेरिका का तोहफा है, भारत की परेशानी बन गया। पार्थेनियस गाजर घास 1950 के दशक में भारत में अनजाने में आयातित गेहूं के साथ आया था, जो मानव के स्वास्थ्य के लिए प्रमुख खतरा है। यह पौधा त्वचा रोग, एलर्जी, अस्थमा और गंभीर श्वसन समस्याओं का कारण बनता है। इसमें मौजूद पार्थेनिन नामक विषैला रसायन गंभीर डर्मेटाइटिस, त्वचा में जलन या दाद जैसे पैदा कर देता है। तो त्वचा रोग विशेषज्ञ है गाजर घास। अगला प्रश्न देखिएगा। मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण आधुनिक कृषि में क्या है? आधुनिक तकनीक से कृषि होती है तो मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा जो कारण है आधुनिक में वह होता है खरपतवार नाशी। आधुनिक कृषि में मृदा प्रदूषण का सबसे बड़ा रासायनिक उर्वरक खरपतवार नाशी अत्यधिक अनियंत्रित हो गया है। यह रसायन मिट्टी की प्राकृतिक संरचना को नष्ट कर उसे बांझ बना देती है। जैसे महिलाओं को बांझपन यानी बच्चे नहीं होना, उसी प्रकार से मिट्टी को यह बांझपन बनाती है खरपतवार नाशी जो होता है। जब मिट्टी बांझपन हो जाएगी इस बार, अर्थात उसमें उपजाऊ जो तत्व होता है वो घटता है, हो सके तो फसल ही ना हो, अच्छा फसल ना तैयार हो, इसलिए वह बंजर बना देना
या मिट्टी को जो है बांझपन बना देना। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती? ये प्रीवियस ईयर बेस्ड हमारी फिजिक्यू क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। ठीक है, प्रीवियस ईयर बेस्ड के सारे टॉपिक वाइज हम कर रहे हैं और डेली सारे सब्जेक्ट की आपके धीरे धीरे एग्जाम के पहले कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम को फतेह करने का भी प्रैक्टिस सेट बाकी है, मैराथन क्लासेज बाकी हैं, सारी आपके बाकी हैं। चलिए, आंसर आ चुका है, वो होगा CFC। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। ध्वनि प्रदूषण का मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि प्रदूषण पर मानव स्वास्थ्य का प्रभाव देखिए, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, अनिद्रा और तनाव भी आएगा। ध्वनि से निद्रा तो आती नहीं। अक्सर आप देखिएगा शादी बारात के माहौल में जाते होंगे या घर में हो कि आपको अच्छे तरीके से नींद आती नहीं आती, मतलब ध्वनि प्रदूषण होता है। वहां पे बातचीत होती है, गाने बजाने, कई सारी चीजें होती हैं। उच्च रक्तचाप, अगर ब्लड प्रेशर हाई होगा तो आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि सांसें तेजी तेजी चलेंगी। इसमें त्वचा रक्तचाप, हृदय रोग, तनाव, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं होती हैं। लंबे समय तक तेज आवाज में रहने से सुनने की क्षमता भी कम हो जाती है, इसे हम बहरापन बोलते हैं। और मानसिक थकान जैसी बीमारियां इसमें आती हैं। तो सारे ऑप्शन इसमें सही, अर्थात उपरोक्त सभी ऑप्शन को हम चयन कर लेंगे। डी ऑप्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? आपने सुना होगा कि प्लास्टिक की थैलियों पर प्रतिबंध लग गया और कई दुकानों में ऐसे आपको सुनने को मिला होगा, प्लास्टिक की थैली अब नहीं मिलेगी, कागज के थैले इस्तेमाल होंगे, ऐसा सुनने को आया था। क्योंकि ये नालियों को जाम करती हैं और सड़ती नहीं है। प्लास्टिक सबसे बड़ा है कि इसको मुख्य रूप से गंभीर पर्यावरण के खतरा है, मिट्टी जल को कम करने में लगाया जाता है। ये थैलियां आसानी से नष्ट नहीं होती हैं। ये गैर बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी पर आती हैं, जानवरों की मौत का कारण बनती हैं, नालियां जाम कर देती हैं और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विषाक्त रसायन भी छोड़ती हैं अगर इसको जलाया जाए तो। अगला प्रश्न, सुपोषण की प्रक्रिया में जल में किसकी कमी हो जाती है? पोषण तो है, अब सुपोषण हो जाए। सुपोषण की प्रक्रिया में जल में घुलित जो ऑक्सीजन होता है, जल में घुलित ऑक्सीजन जिसे हम DO बोलते हैं, डिसॉल्व ऑक्सीजन की भारी कमी होती है सुपोषण की प्रक्रिया में। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। बड़े बांधों के कारण किस प्रकार की आपदा आने का खतरा बढ़ जाता है? मान लीजिए आपके इलाके में बड़े बांध हों तो किस प्रकार का खतरा बनेगा? सूखा आएगा, भूकंप आएगा, चक्रवात आएगा या सुनामी आएगी? देखिए, बांध के कारण सूखा आएगा नहीं, चक्रवात, सुनामी नहीं, भूकंप आ सकता है। भूकंप आने का रहता है क्योंकि भारी मशीनों में क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। बिल्कुल कमेंट करना है। अगर आज आपने कमेंट किया तो समझिए आगे की लाइफ, आगे की जिंदगी आसान होने जा रही है। तो बड़े बांध के निर्माण में भीषण बाढ़ आ सकता है, भूकंप आ सकता है, भूस्खलन आ सकता है, विस्थापन जैसी आपदाओं का कारण बनता है। तो पहले अगर आपका भी बाढ़ शब्द नहीं दिया गया है, बाढ़ शब्द नहीं दिया गया तो फिर भूकंप भी आ जाएगा, भूस्खलन भी होता है, विस्थापन भी हो सकता है। ठीक है, तो सारे ऑप्शन को ध्यान को देख अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही चयन करना है। अगला प्रश्न देखते हैं और सभी का आप लोगों का फीडबैक जानते हैं। सीवेज के पानी के नदियों में छोड़ने से पहले क्या करना चाहिए? अक्सर शहर में पहले दो के बीच रोड में सीवेज पाइपलाइन डाल देते हैं। सीवेज एक ट्रीटमेंट प्लांट होता है जिसे हम STP बोलते हैं। इसके माध्यम से मुख्य रूप से भौतिक, जैविक, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा हानिकारक कचरा, सूक्ष्मजीव, रसायन को हटाया जाता है ताकि पानी
नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचे, इसलिए सीवेज लगाया जाता है। तो सीवेज के पानी को नदियों से छोड़ने से पहले उपचारित तथा ट्रीट करना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट पानी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलीथीन की थैलियों को जलाने से कौन सी अत्यधिक विषैली गैस निकलेगी? अगर मान लीजिए पॉलीथीन आप जलाते हैं, पन्नियां जलाते हैं, तो उसकी एक विषैली गैस निकलती, और इस विषैली का गैस का नाम है डाइऑक्सिन। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? फ्लाई ऐश आपने नाम सुना होगा शायद। फ्लाई ऐश प्रदूषण है, इसका प्रमुख जो सबसे बड़ा जो कारण होता है कोयले आधारित ताप विद्युत गृह होता है। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों आइए बढ़ते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए जंगलों को काटने का परिणाम क्या होता है? अक्सर आप देखते होंगे पहाड़ी क्षेत्र जो इलाके होते हैं उन पर सड़कों के निर्माण के लिए जंगलों को काटना होता है, और जंगलों को काटने से परिणाम में आता है कि भूस्खलन जैसी, लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं होती, क्योंकि पेड़ पौधे मिट्टी को बांध के रखती हैं, और पेड़ पौधे जब कट जाएंगे तो मिट्टी का बंधना क्या है, रुक जाता है। और पहाड़ों और जंगलों में यही तो होता है, मिट्टी को बांध करके पेड़ पौधे की जो जड़ें होती हैं वही तो रखती हैं, और उसको काट लिया जाएगा तो मिट्टी का जो एकजुट बंधा होता है वो हट जाता है, बारिश के मौसम में भूस्खलन जैसी समस्याएं आती हैं। मिट्टी में मौजूद पोषक तत्वों को बचाने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो वह लाल केचुआ। जी हाँ दोस्तों, बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व को बचाने के लिए वर्मी कंपोस्टिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो केचुआ का तो होता है, लेकिन यहाँ पे लाल केचुआ दिया गया है। और केचुए के विशिष्ट प्रजाति का उपयोग होता है, जिसमें लाल केचुआ और सफेद केचुए प्रमुख होते हैं, लेकिन लाल केचुआ सबसे ज्यादा होता है। जैविक कचरे में गोबर, सब्जी के छिलके होते हैं, इनको खाकर पोषक तत्व से भरपूर केचुआ खाद में बदल देता है। और हमारी टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आज ही व्हाट्सएप मैसेज करिए 9630689598। ये टॉपर नोट्स आपकी 15 से 20% तैयारी को और मजबूत कर देगी, कंठस्थ कर देगी, कन्फर्म कर देगी। अगला प्रश्न है, सीएनजी को डीजल पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण मित्र क्यों माना जाता है? सीएनजी को डीजल पेट्रोल की तुलना में पर्यावरण मित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि यह बहुत कम प्रदूषण फैलाती है, जो सीएनजी होती है। इसके बाद अगला प्यारा सा प्रश्न है कि अस्पताल के कचरे को नष्ट करने की सबसे प्रभावी विधि, जो मेडिकल वेस्ट निकलता है उसको सबसे प्रभावी विधि क्या होती है, किससे हम नष्ट करते हैं? वो है भस्मीकरण। भस्मीकरण के द्वारा जो है अस्पताल के कचरे को, मेडिकल वेस्ट को हम नष्ट करने की तकनीक होती। अगला प्रश्न दिया गया है आप लोगों की स्क्रीन पर, जहाजों से तेल का रिसाव अगर हो जाए, ऑयल स्पिल समुद्री जीवन को कैसे प्रभावित करता है? मान लीजिए जहाज जा रही है और तेल का रिसाव समुद्र के अंदर हो गया, पानी के अंदर हो गया, तो समुद्री जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है? तो कहीं ना कहीं प्रकाश और ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाती है, क्योंकि तेले में अक्सर देखते होंगे अगर नालियों में तेली है तो मच्छर जो है उत्पन्न नहीं हो, जख्म आर पार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको पानी में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है पानी के अंदर। तो तेल और से क्या होता है, जीव जंतु को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, धूप नहीं मिल पाएगी। अगला, सौर पैनल का बढ़ता उपयोग किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने में सहायक होता है? सौर पैनल का बढ़ता उपयोग, सौर पैनल अगर बढ़ रहा है सोचिए तो किस प्रकार से प्रदूषण में कम कर सकता है? जो सौर पैनल बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं तापीय प्रदूषण, वायु प्रदूषण को कम कर सकता है, क्योंकि ताप के द्वारा, ताप को ही तो एनर्जी में बदल देता है, तापीय एनर्जी को है आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अत्यधिक उर्वरकों के प्रयास, अत्यधिक हम उर्वरक का प्रयोग करते हैं उस पर भूमि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं भूमि बंजर या लवणी सैल्टी हो जाएगी, लवड़ी हो जाएगी। लवड़ी अर्थात नमकीन। समुद्र का पानी लवड़ी क्यों होता है? खारा पानी होता है। अगला है, भारत में साइलेंट वैली आंदोलन किस लिए किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आंदोलन से प्रश्न आएगा एक, ध्यान रखिएगा। भारत में साइलेंट वैली आंदोलन किस लिए किया गया था? कहीं ना कहीं साइलेंट वैली आंदोलन की बात की जाती है तो जल विद्युत परियोजना और वनों को बचाने के लिए किया गया था। यह साइलेंट वैली आंदोलन आपके 1973 टू 85, 1973 से 1985 में केरल के पलक्कड़ जिले में कुंती पुंजा
कुंतीपुझा नदी पर प्रस्तावित 240 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना को रोकने के लिए किया गया था। यह आंदोलन मुख्य उद्देश्य में साइलेंट वैली के अनूठे घने वर्षा वनों और वहां की लुप्त प्राय जैव विविधता, शेर पूंछ वाले मकाक बंदर को बांध निर्माण से डूबने से बचाना था। जल विद्युत परियोजना से क्या है, वनों को बचाने के लिए किया गया था। अक्सर पूछा जाता है अपशिष्ट श्रेणी से अगर प्रश्न आए तो क्या करेंगे। अपशिष्ट श्रेणी में गीला कचरा हरे डब्बे में, सूखा कचरा नीले डब्बे में डाला जाता है। पेयजल की शुद्धता से प्रश्न आए तो पानी में क्लोरीन मिलाकर उसे कीटाणु मुक्त बनाया जा सकता है। ई वेस्ट को हम पढ़ ही चुके हैं कि पुराने लैपटॉप, मोबाइल, सर्किट बोर्ड जैसे कैडमियम लेड जैसी जहरीली धातुएं को ई वेस्ट में रखते हैं। मृदा अपरदन, पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर रखती हैं, इसलिए वनों को लगाने के लिए मिट्टी का कटाव रुकता है, तो पेड़ को लगाना चाहिए। ओजोन क्षरण, ओजोन की अगर बात आती है तो अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा ओजोन छिद्र देखा गया है। अब बताएंगे मानव निर्मित संसाधन, उसके प्रभाव से रिलेटेड अब क्वेश्चंस करेंगे कि वायुयान से निकलने वाली कौन सी गैस है ओजोन परत को सीधे नुकसान पहुंचाती है। वायुयान से निकलने वाली जो गैस है वह सीधे कहीं ना कहीं नाइट्रोजन ऑक्साइड सीधे नुकसान पहुंचाती है। तो वायुयान से निकलने वाली गैस कौन सा है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है घरों में सजावट के लिए उपयोग की जाने वाली थर्माकोल का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अक्सर देखते होंगे सामान भी आता है थर्माकोल में, और घर के सजावट में भी थर्माकोल का प्रयोग होता है, और इसका जो प्रमुख प्रभाव जो देखा गया है यह कभी नष्ट नहीं होता। नॉन बायो डिग्रेडेबल की श्रेणी पर आता है, कभी न नष्ट होने वाला थर्माकोल, याद रखिएगा। ई कचरा के जलने से कौन सी जहरीली धातु हवा में घुल जाती है, वह होता है कैडमियम और पारा। अगला प्रश्न है खेती में कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से कौन सा चक्र प्रभावित होता है। तो कहीं ना कहीं खाद्य जो श्रृंखला होती है, फूड चेन प्रभावित होता है। और आप जानते हैं ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं भावी अध्यापक अध्यापिकाएं। कंक्रीट के जंगलों किस कारण शहरों में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ऊंची इमारतें होती हैं, ऊंची इमारतों के कारण शहरों में कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। ऊंची इमारतों के कारण अर्बन हीट आइलैंड, तापमान में वृद्धि होती है। क्योंकि भीषण जल जमाव, वायु प्रदूषण, भूजल स्तर में गिरावट आता है और मानसिक तनाव जैसी गंभीर समस्याएं इसीलिए शहर में ज्यादातर उत्पन्न होती हैं। अर्बन हीट आइलैंड बढ़ते कंक्रीट निर्माण के कारण होता है। परिवहन के किस साधन को सबसे अधिक पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। तो वह होता है साइकिल। तेल लगे ना पानी, साइकिल चले मनमानी, तो मनमानी चलती है वो। नदियों पर बने चेक डैम का मुख्य उद्देश्य क्या है। नदियों में जो चेक डैम बनाया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य यह है भूजल स्तर को सुधारा जाए। पानी को रोकने के लिए जो थोड़ा नदियों के बीच एक चेक डैम होता है, 8-10 फीट 15-20 फीट तक बना दिया जाता है, जिससे पानी रुकता है, जल स्तर बना रहता है गर्मियों के मौसम में खास तौर पर। अगला प्रश्न देखिएगा, पुराने टायर और प्लास्टिक को जलाने से कौन सा प्रदूषण होता है। देखिए पुराने टायर प्लास्टिक अधिकतर देखते होंगे जला दिया जाता है, तो पुराने टायर प्लास्टिक को जलाने से मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन होता है, जिससे वातावरण में बहुत ही हानिकारक विषैली गैसें निकलती हैं। डाइऑक्सिन, फ्यूरॉन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये धुआं कैंसर का खतरा बढ़ाता है और सांस संबंधी बीमारियों का कारण बनता है, इसलिए इनको नहीं जलाना चाहिए। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है। तो कहीं न कहीं सौर ऊर्जा नवीकरणीय और प्रदूषण मुक्त सोलर एनर्जी संसाधन कहला जाती है। और अगला प्रश्न देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कचरा प्रबंधन की कौन सी तकनीक अपनाई जा रही है। भाई शहर है, कचरा तो निकलेगा ही निकलेगा, सब्जी मंडी में, घरों में सब कचरा निकलता है। तो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कचरा प्रबंधन की जो तकनीक अपनाई जाती है वह कचरे से ऊर्जा बनाना, वेस्ट टू एनर्जी तकनीक अपनाई जा रही है। पुनः चक्रण, खाद बनाना, कमी को मिलाकर एकीकृत अपशिष्ट बनाना। खाद कैसे बन सकता है, जैसे सब्जी मंडी से निकले छिलके उलके से खाद बनाया जा सकता है।
अब पर्यावरण और समाज से संबंधित कुछ टॉपिक कर लेते हैं, जो इनसे रिलेटेड कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये भी टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में वनों की कटाई रोकने के लिए शुरुआत हुआ और इसके प्रमुख सुंदर लाल बहुगुणा। फिर अगला आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। बड़े बांधों जैसे सरदार सरोवर के निर्माण और विस्थापन के खिलाफ शुरू हुआ। इसके प्रमुख जो हैं मेधा पाटेकर जी हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन के। फिर अगला है अपशिष्ट रिसाइकलिंग। कांच और एल्युमिनियम को अनगिनत बार रिसाइकिल किया जा सकता है। किसको? कांच और एल्युमिनियम को। ग्रीन हाउस प्रभाव, मानव निर्मित संसाधन जैसे कारखाने, वाहन हो गए से निकलने वाली गैसें पृथ्वी के चारों ओर एक चादर बना लेती हैं, जिससे गर्मी बाहर नहीं जा पाती, इसीलिए को ग्रीन हाउस प्रभाव इसी को कहते हैं। मोबाइल टावरों से निकलने वाले विकिरण को किस जीव के लिए हानिकारक माना जाता है? तो गोरैया। जो मोबाइल से निकलने वाले टावर विकिरण होते हैं, गोरैया को सबसे ज्यादा हानिकारक माना जाता है। अगला प्रश्न, एलपीजी का मुख्य घटक कहलाता ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। लिक्विड पेट्रोलियम गैस में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और भविष्य का ईंधन फ्यूचर फ्यूल किसे? हाइड्रोजन को माना जा रहा है। भविष्य में ईंधन एक हाइड्रोजन जो है भविष्य का ईंधन कहलाएगा। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसका पूर्ण रूप है। पूरा नाम भी पूछा जाए तो आपसे बनना चाहिए कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था? तो 1997 में हस्ताक्षरित हुआ था। भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए वायु प्रदूषण का नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब बना? तो 1981 में बना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पेरिस जलवायु समझौता किस वर्ष हुआ? तो 2015 में हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जाए इको मार्क का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मिट्टी का घड़ा। इको मार्क प्रतीक चिन्ह क्या है? मिट्टी का घड़ा। आपसे प्रश्न पूछा जाए विश्व में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाला देश CO2 उत्सर्जन चीन है। आपसे प्रश्न पूछा जाए यूट्रोफिकेशन की प्रक्रिया में पानी का रंग हरा किसके कारण होता है? तो शैवाल प्रस्फुटन के कारण होता है। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि भारत में गंगा कार्य योजना का प्लान कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि प्लास्टिक मुक्त भारत का लक्ष्य किस वर्ष रखा गया था? तो प्लास्टिक मुक्त भारत का लक्ष्य 2022 में प्रारंभिक लक्ष्य रखा गया था। ये रहे आज के टॉपिक में महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कर लिया। आई होप सभी लोग बेहतर तरीके से आप लोगों ने समझा होगा और सभी लोगों ने फीडबैक किया होगा। और इस टॉपिक में बेहतरीन आज हमने टॉपिक कवर किया मानव निर्मित साधन और उसके क्रियाकलापों पर जो प्रभाव पड़ता है, वो सारी चीजें हमने कंप्लीट कर लिया।